जय हिंद दोस्तों। कुछ हमारे कमेंट्स थे, बहुत दिनों से रह गए थे अधूरे, तो हमने कहा कमेंट्स भी ख़त्म कर दें आज। मतलब ख़त्म तो नहीं कर सकते, बहुत सारे हैं और लगभग हम नहीं चाहते कि किसी को उड़ते उड़ते जवाब दें। हम चाहते हैं कि आपको ऐसा जवाब मिले जो आपको मदद भी करे और दूसरे लोगों को भी सहायता हो उससे। ठीक है, तो इसलिए हम उठा रहे हैं। हमारे अरुण पटेल जी द्वारा एक कमेंट था उसको कि कुछ पटवारी जी हैं जो सारा पीएम किसान 2.0 से अपात्र लोगों का पंजीयन कर उन तक लाभ पहुंचा रहे हैं और ठीक है, ना डॉक्टर को मिलता है और ना ही वकीलों को, फिर भी पटवारी छतरपुर के कुछ पटवारी पीएम किसान 2.0 का फर्जीवाड़ा पंजीयन कर उन्हें लाभ दे रहे हैं। शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या डॉक्टर और वकील दोनों पात्र हैं पीएम किसान निधि के लिए? अच्छा, पीएम किसान देखिए, सबसे पहले समझिए पीएम किसान कई बार बना चुके हैं, इस पर अपन अलग अलग वीडियो, फिर से एक बार हल्का सा आइडिया देते हैं। इसकी कट ऑफ डेट है 1 फरवरी 2019। अभी तक इस पर संशोधन नहीं हुआ है, इसलिए 1 फरवरी 2019 के बाद वाली क्रय की गई भूमि इसके लिए पात्र नहीं है। ठीक है, और फौती नामांतरण यदि मृत व्यक्ति के नाम, मतलब किसी व्यक्ति को मृत हो जाने पर वह भूमि उसके वारसानों के नाम पर आ रही है तो वो इस योजना के तहत पात्र होंगे। पर 2019 के बाद क्रय की गई किसी भी भूमि में किसी और को लाभ नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये हो गया। इसमें 2000 रुपये साल की में 3 बार मिलते हैं। कितने बार? 3 बार मिल रहे हैं। इसमें अभी 2.0 से फॉर्म भी भरा जाता है व्यू एडिट से। ठीक है, व्यू एडिट से फॉर्म भरने के बाद इसको कहाँ जाता है, ये आगे चला जाता है फैमिली क्रिएशन पे, मार्क्ड एज एलिजिबल में। वहाँ से इसको मार्क्ड एज एलिजिबल करेंगे पहले, है ना, मार्क्ड एज एलिजिबल कर देंगे, पात्र कर देंगे। पात्र करने के बाद ये चला जाएगा फैमिली क्रिएशन में, समग्र आईडी जहाँ पर होगी उसकी वहाँ पर। फैमिली क्रिएशन के बाद ये चला जाएगा एक्सएमएल में। ठीक है, एक्सएमएल जनरेट होने के बाद जिला से कोई भी कार्यवाही पेंडिंग नहीं है। तो यदि आप किसान भाई हैं तो आप समझ जाएं कि यदि आपकी एक्सएमएल जनरेट हो गई है तो अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पटवारी जी हैं तो पटवारी भाइयों, आप सिर्फ एक्सएमएल तक परेशान होएं, एक्सएमएल के बाद बिल्कुल परेशान ना होएं, क्योंकि फिर आपके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, ईकेवाईसी वगैरह होता है बीच में, तो उससे रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है, ऐसा कई जगह पे मुझे बताया गया है। अब इसमें एक्सएमएल यदि जनरेट हो जाता है, उसके बाद आप किसान को बोलें कि वो 6 महीने के बाद ट्राई करता रहे ईकेवाईसी कराने के लिए। ठीक है, 15-15, 20-20 दिन के अंतराल में, क्योंकि उसका कोई फिक्स अवधि नहीं है। तो यहाँ तक हम आ गए थे, है ना। ये हमारी बेसिक हमने योजना की एक आपको हिंट दी। अब जैसे हमारे भाई साहब ने कहा है कि डॉक्टर और वकील, तो डॉक्टर और वकील बस नहीं, प्रोफेशनल्स, कौन? प्रोफेशनल जो भी लोग हैं वह इस योजना के लिए अपात्र हैं। क्या है? अपात्र हैं। ठीक है, तो चाहे वो डॉक्टर हों, सिर्फ डॉक्टर नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, एमआर वगैरह जो होते हैं आपके। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एमआर, वकील, एडवोकेट, काउंसलर्स, टीचर। ठीक है, फिर दूसरा आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ग्रेड 4 के ऊपर वाले। ठीक है, ग्रेड 4 के नीचे वाले पात्र हैं इसमें। तो ग्रेड 4 के जो ग्रुप डी जैसे होता है उसके ऊपर वाले, है ना, ग्रेड 4 के ऊपर वाले, ये सब इसमें अपात्र हैं। और ऐसे ही बहुत सारी लंबी सूची है कितने लोग अपात्र हैं, पर जो आपका भी डाउट है उसके हिसाब से ये लोग अपात्र हैं। अब जैसा आप कह रहे हैं कि गलत पंजीयन, क्या होता है कि कई बार पटवारी जी के पास बहुत सारा डेटा होता है और जल्दी जल्दी में करना पड़ जाता है, प्रेशर में फॉर्म भरना पड़ जाता है, उनको जानकारी नहीं होगी। यदि आपके संज्ञान में है तो आप पटवारी जी से मिलकर उनको नामजद बता दें कि ये लोग अपात्र हैं, तो वो अपात्र कर देंगे। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई बहुत वो हो गया है। यदि उनको अपात्र कर देंगे तो जो उनको अभी तक लाभ मिल गया है उसकी भी क्या हो जाएगी? रिकवरी। क्या हो जाएगी? उसकी रिकवरी। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, आपने अच्छी बात उठाई है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको लाभ मिल रहा है गलत तरीके से, ये अपात्र व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पात्र व्यक्ति का नुकसान है। तो आप इसको संज्ञान में लाएं, आपके जो हल्का पटवारी जी हैं उनको, तो वो उनका लाभ बंद करा देंगे। ठीक है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप निसंकोच होकर उनसे मिलें और उनको बता दें कि ये व्यक्ति नामजद कि इनको लाभ मिल रहा है। ठीक है, दूसरा है, एक रजिस्ट्री नामांतरण का केस पहले लगा था जो कि खारिज हो गया, लेकिन दोबारा दर्ज करने पर जैसे ही रजिस्ट्री क्रमांक डालते हैं तो एरर आती है
कि यह पहले से दर्ज है और यह केस नंबर आता है, दर्ज नहीं कर पाते। अब देखिए, यदि कोई केस दर्ज था, चाहे वो रजिस्ट्री का हो या कोई भी हो, तो इस कारण से क्या होता है, एक प्रकरण क्रमांक जनरेट हो जाता है। जब प्रकरण क्रमांक जनरेट हो गया है तो जब तक वह केस प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, डिस्पोजल नहीं होगा आरसीएमएस से, तब तक वह केस लंबित दिखाएगा। वह खसरा कहीं से लंबित दिखाएगा, वो रजिस्ट्री क्रमांक कहीं से लंबित दिखाएगी। तो हो सकता है वो केस आपका खारिज हो गया हो, लेकिन आप अपने न्यायालय में कहाँ पर मिलकर, जो भी कोर्ट होगा जिसमें भी आपका आवेदन था वो रजिस्ट्री का, वहाँ न्यायालय में मिलकर तहसीलदार महोदय जी से कहकर, या जो आपके आरसीएमएस के रीडर होंगे, उनके तहसीलदार महोदय के रीडर जो होंगे, उनसे कहकर इसको पूरा डिस्पोजल करा दें। क्या करा दें, प्रॉपर डिस्पोजल करा दें। जब प्रॉपर डिस्पोजल करा देंगे तो ये उससे हट जाएगा आरसीएमएस से, और फिर आप इसको दोबारा अपील के लिए, अवलोकन के लिए, पुनरावलोकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और केस जब खारिज होता है तो दोबारा आवेदन ना करें, उसकी अपील करें, है ना। इसकी प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल है, पुनरावलोकन में भी लिया जा सकता है इसको। इसलिए कोशिश करें जब कोई केस खारिज हो तो उसको दोबारा आवेदन ना करें, उसकी क्या करें, अपील। एक है अरविंद भाई साहब का कि एक खसरा नंबर B1 में शामिल आ रहा है और नकल खसरे की निकल नहीं रही है, तो कैसे सुधार होगा। उनका कहना है कि कोई खसरा नंबर है ना, वो शामिल में आ रहा है, समझ गए आप, 4 नंबर का खसरा है और इसके साथ शामिल में 5,6 भी आ रहा होगा, तो 5 और 6 की नकल नहीं निकल रही होगी, 4 की बस निकल रही है। तो ये ऐसे केसेस हैं जहाँ पर 5 और 6 ख़त्म हो गए। तो इसके लिए हमने लास्ट में कभी वीडियो हाल ही में बनाया था शामिल वाला, आप उसको देख सकते हैं। आप क्या करें, मिसल में जाएं, मिसल जो अभिलेख होता है हमारा पुराना अभिलेख, उसमें देख लें 5 और 6 का रकबा क्या है, और 5 और 6 को क्रिएट कर दें। यदि 5 और 6 निष्क्रिय में डले हैं तो इनको रिवोक करा लें। ठीक है, रिवोक करा लेंगे तो 5 और 6 का यहाँ एरिया लिख लेंगे। तो अब जब आप खसरा निकालेंगे तो 4 का भी निकलेगा, 5 का भी निकलेगा, 6 का भी निकलेगा। वो शामिल में है इसलिए नहीं निकल रहा होगा क्योंकि 5 और 6 डिलीट हो गए होंगे या अभी विजिबल नहीं होंगे, है ना। अच्छा, एक भाई साहब का कहना है, NIC पटवारी जी हैं, ये NIC पटवारी लिखा हुआ है इन्होंने। इनका कहना है कि आरसीएमएस में जब पटवारी की आईडी से कोई आवेदन दर्ज किया जाता है तो इसमें आवेदक कौन होगा, और एक से ज़्यादा अनावेदक या फिर एक से ज़्यादा आवेदक हैं तो क्या करना है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आवेदक एक ही होगा, है ना। उसके बाद जब आप डिटेल लिख रहे हैं, आवेदन जो दिया जाता है ज़्यादातर एक ही व्यक्ति के नाम से दिया जाता है। आप देखेंगे कोई भी आवेदन होता है तो उसमें लिखा रहता है राम प्रसाद एवं अन्य, ठीक है, ऐसे करके। तो जो भी आवेदन है, जैसे फौती नामांतरण उठा रहे हैं, यदि आप फौती नामांतरण का केस दर्ज कर रहे हैं तो पत्नी को आवेदक बना दीजिए, बेटे को आवेदक बना दीजिए। जब लेकिन नीचे वारसान की जानकारी लिखना हो तो सबकी जानकारी लिख दीजिएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आवेदन किसी को भी बना सकते हैं और एक ही आवेदक को लिखना है, उसमें अन्य लिख सकते हैं आप चाहें तो। वहाँ पर से आप नाम का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप अन्य लिख दें, है ना। पूरा नाम लिखते हैं तो लास्ट में अन्य लिख दें। अच्छा, MPLRC 121B के बारे में बताएं। चलिए इसके बारे में हम याद से आपको बता देंगे। फिर एक भाई साहब हैं जो कहते हैं कि हम हरे खसरे के बटांकन हो गए हैं मगर नक्शे में नहीं, और MP भूलेख पर अभी शामिल खसरा ही आ रहा है, तो क्या करें। अच्छा, हमारे खसरे के, है ना, ये कह रहे हैं कि इनके खसरे के बटांकन हो गए हैं लेकिन नक्शे में नहीं हुए हैं, और MP भूलेख में भी अभी शामिल खसरा ही आ रहा है। तो देखो, सबसे पहले आपके खसरे के बटांकन जो हो गए, जो आप कह रहे हैं, ये कहाँ पर हुए हैं। क्या सिर्फ आदेश में हुए हैं या खसरों में हो गए। क्या होता था पहले, आदेश हो गया था 1, 3 और 4 था, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 3/3 और 4/1 और 4/2, है ना। ऐसे खसरे बन गए हैं ये, लेकिन इनके नक्शे अभी नहीं कटे। तो ऐसी कंडीशन में यदि खसरा कट गया, नक्शा नहीं कटा है, तो इसका निकलवा लीजिए आप नक्शा फ़र्द, जो बंटवारा का आदेश हुआ होगा आपका, उसकी नकल निकलवा लीजिए अभिलेखागार से, और इसके आधार पे आप नक्शा कटवा लीजिए पटवारी जी को बोल के, ठीक है। और यदि ये ही नहीं कटा है अभी, तो पहले ये प्रॉपर पूरा आदेश निकलवा लीजिए, बंटवारा का प्रॉपर आदेश पुराना वाला, और इसकी अपील कर दीजिए कि, या कंटेम्प्ट जिसको हम कहते हैं, कि आदेश हो गया था लेकिन अभी तक पालन नहीं हुआ, तो ये पालन हो जाएगा, आपकी खसरे भी बटांकन हो जाएंगे और
नक्शे भी बटांकन हो जाएंगे। ठीक है, एक भाई साहब ने हमको बताया कि हम शायद पीएम किसान रजिस्ट्री नहीं बता पाए हैं। तो पीएम किसान रजिस्ट्री तो मुझे भी नहीं पता क्या है। हाँ, किसान रजिस्ट्री पता है, मैं आपको किसान रजिस्ट्री बता देता हूँ। हालांकि वो मैं एक बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ आपको। किसान रजिस्ट्री क्या है? आने वाले समय में किसानों की सारी ज़मीनों को, सारी जानकारी को, समग्र को, आधार को, खसरे को, पैन को लिंक किया जा रहा है। इसके लिए फार्मर रजिस्ट्री का काम चालू होने वाला है जल्दी, है ना। उसमें आपको अपना कंसेंट देना है, अपना आधार OTP देना है, मोबाइल OTP देना है, और आपकी सारी जानकारी एक जगह पे लिंक हो जाएगी। इसी के लिए समग्री KYC चल रहा है। ठीक है, और यदि भाई साहब मैं कुछ छोड़ रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा कि मैं कौन सा वाला पॉइंट इसमें छोड़ दिया हूँ। अब हमारे एक भाई साहब हैं, सीधी से ये लिखते हैं कि यदि किसी परिवार में, सुनिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने छोड़ा था कि मैं बताऊंगा ज़रूर। यदि किसी परिवार में 2 पुश्तों से बंटवारा नहीं हुआ है, ठीक है, राम और रमेश, ठीक है, 2 पुश्त हो गई। अब चल रही तीसरी पुश्त, राजकुमार, ठीक है, तीसरी पुश्त की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये कह रहे हैं कि 2 पुश्तों से बंटवारा नहीं हुआ है और ना ही वारसाना हुआ है, अर्थात बाबा जी भी मर गए, उनके 2 पुत्र थे, उनमें से एक मर गया। ठीक है, रमेश और सुरेश, ठीक है। तो उनमें से एक मर गया जिसके 3 पुत्र थे, यानी कि 2 में से एक मर गया जिसके 3 पुत्र थे, 1 2 3, श्याम कुमार और सोहन कुमार। ठीक है, तो कौन फौत हो गया? ये भी फौत हो गया और ये भी फौत हो गया। अब तो बाबा का वारसा नामांतरण नहीं हुआ और ना ही उनके मृत पुत्र का हुआ। अब वो लोग बंटवारा कराना चाहते हैं, 2 वारसा, नामांतरण और बंटवारा एक साथ कैसे होगा, इसकी विस्तृत प्रक्रिया बता दीजिए। अच्छा देखो, समझो आप, इसमें कुछ नहीं है। 109 पहले हम लोग जब ज्वाइन किए थे तब हम लोग के समय भी हम लोग को यही पता था कि मृतक खातेदार के बीच में बंटवारा नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति मर गया तो उसकी ज़मीन आप कैसे बांटेंगे, लेकिन 109 110 में प्रावधान दिया गया है कि आप ये कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं इसको समझो आप। एक ज़मीन थी, अभी हम सिर्फ एक उसको ले रहे हैं, फिर आप इसको खाता मान लेना और उसके अंदर कितनी भी ज़मीन बांट सकते। 3 नंबर का खसरा राम के नाम पे था, ठीक है, राम जी चले गए, रमेश जी चले गए, अब सुरेश बचे हैं और रमेश के पुत्र बचे हैं। तो 3 नंबर के लिए आवेदन लगेगा। सबसे पहले आवेदन लगेगा फौती का, फौती सह बंटवारे का, या बंटवारा का, बंटवारा सह फौती का। आवेदन में लिखा जाएगा कि ये ज़मीन 3 नंबर की ज़मीन हमारे दादाजी के नाम पे थी, राम के नाम पे थी। दादाजी शांत हो गए हैं, रमेश शांत हो गए हैं, हम सुरेश की तरफ से आवेदन कर दीजिए कि मैं अपने जीते जी इस ज़मीन को जो हमारे दादाजी के पिताजी के नाम पे थी उसको अपने पुत्रों या अपने और अपने भाई के पुत्रों के बीच में बराबर बांटना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके का आवेदन लग जाएगा। उसके बाद आवेदन के साथ दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र, दोनों का सिजरा लग जाएगा। फिर इन सब के आधार कार्ड लग जाएंगे जो भी वारसान हैं उनके, है ना। अब यहाँ पर यदि बेटियाँ होंगी तो बेटियों की जानकारी भी लगेगी, ये याद रखिएगा, क्योंकि राम का सिजरा जब लगेगा तो इनकी बेटियों की लगेगी और रमेश का सिजरा लगेगा तो इसकी भी बेटियों की लगेगी। यदि बेटियाँ होंगी तो जो भी वारसान होंगे, ये लग गया आपका। फिर जब पटवारी जी के पास जाएंगे आप, तब वो आपका फ़र्द बनाएंगे, तो वो इस तरीके से बनाएंगे। 3 नंबर को 2 भाग में बांटा हमने, 3/1 और 3/2। 3/1 में आ जाएगा सुरेश का हिस्सा और 3/2 में आ जाएगा रमेश के पुत्रों का, रमेश के वारसानों का हिस्सा। ठीक है, और यदि बेटियां हैं किसकी, राम की बेटियां हैं तो उसको 3/3 में हिस्सा दे सकते हैं आप चाहें तो, या वो सहमति दे देती हैं तो बंटवारा के अंतर्गत जो भी वहाँ पर मौके पर उपस्थित नियम अनुसार वो सहमति दे, उस हिसाब से आप आवेदन कर देंगे। तो ये जांच के आधार पे फ़र्द बन जाएगा, नक्शा फ़र्द बन जाएगा, बंटवारा बन जाएगा, आदर्श बनाकर प्रतिवेदन लगा दीजिएगा, बस हो गया, हो जाएगा बंटवारा, है ना। इनको बोलिएगा पेशी अटेंड कर लेंगे समय से। ये हो गया आपका। तो फ़र्द क्या है? अच्छा, एक भाई से पूछ रहे हैं हमारे फ़र्द क्या है, तो फ़र्द मैंने बताया आपको, फ़र्द मतलब पुली, फ़र्द मतलब कि प्रस्ताव, बंटवारे का प्रस्ताव जो बनाते हैं हम वो है फ़र्द। जो बंटवारा का क्या बनाते हैं हम, प्रस्ताव, वो होता है हमारा फ़र्द या पुली, है ना। और अलग अलग नाम है उस अलग अलग क्षेत्रों में इसके। तो ये है। इसके बाद शाब्दिक क्या है,
एक भाई साहब पूछ रहे हैं शाब्दिक क्या है, तो शाब्दिक को समझो ऐसे आप कि नंबर्स के अलावा नक्शे में या खसरे में नंबर्स के अलावा कुछ भी लिखा हो, जैसे 3 4 ये शाब्दिक हो गया, Z1 शाब्दिक हो गया, है ना, 3/का शाब्दिक हो गया, ठीक है। उसके बाद 3/1 डैश लगा के 2 शाब्दिक हो गया, ठीक है। कॉमा कॉमा लगा हुआ, कॉमा डैश कॉमा लगा है, शाब्दिक हो गया। स्टार डैश 1 लिखा है या 1 डैश स्टार लिखा है, ये शाब्दिक हो गया। यानी कि नंबर के अलावा नक्शे में या खसरे में कुछ और दिया होगा तो जो कुछ और है वो सब शाब्दिक में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतनी काफ़ी सारे हमने कमेंट्स के रिप्लाई कर दिए हैं आपके। अगले वीडियोस में हम आपको और जो बचे हुए कमेंट्स हैं उनको भी कोशिश करेंगे निपटा दें और आपकी मदद कर सकें। तब तक फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखें। कोई भी आपको डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप हमको लिखते चलें, हम थोड़ा सा डिले ज़रूर कर सकते हैं लेकिन आपके जवाब ज़रूर देंगे और कोशिश करेंगे आपको पॉजिटिव और सटीक जानकारी देने की, ताकि आप भ्रमित ना हो और आपका जो उद्देश्य है हम तक आने का वो पूरा हो सके। जय हिंद।